स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सी वाटर पंप एक्टिवेट किया जाता है। जापान के टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी होल्डिंग टेपको ने एक वीडियो लाइव किया जिसमें एक पंप ऑपरेटर ये लाइन बोलता है। इसके बाद एक वर्कर पंप ऑन करता है और वाटर रिलीज कर देता है। लेकिन ये कोई नॉर्मल वाटर नहीं है और न ही ये कोई छोटा मोटा इंसिडेंट है। पैसिफिक ओशन में वाटर डिस्चार्ज करने के इस डिसीजन से जापान और आसपास के रीजन में माहौल काफी टाइट हो गया है। चाइना ने इस डिसीजन पर स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन किया है और इमीडिएटली वाटर रिलीज होल्ड करने को कहा है। साथ ही जापान से सी फूड इंपोर्ट को भी बैन कर दिया गया है। इधर साउथ कोरिया में लोगों ने जापानीज एम्बेसी को घेर लिया। नॉर्थ कोरिया ने भी जापान को वार्निंग दे दी। खुद जापान में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा वाटर है जिसके पैसिफिक ओशन में छोड़े जाने पर इतना भारी भरकम बवाल शुरू हो गया है। दरअसल ये वाटर जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकला कंटेमिनेटेड वाटर है, जिसे पैसिफिक ओशन में छोड़ने का प्लान जापान गवर्नमेंट ने 2 साल पहले ही किया था। 2 साल तक डिस्कशन के बाद अब गवर्नमेंट ने 24 अगस्त से ट्रीटेड वाटर को पैसिफिक ओशन में रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से शुरू हुआ है नया डिस्प्यूट। तो आज के एपिसोड में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये डिस्प्यूट क्या है, ये ट्रीटेड वाटर क्या है और क्यों जापान इसे पैसिफिक ओशन में छोड़ रहा है। चीन और दूसरे देशों की क्या ऑब्जेक्शंस हैं, ह्यूमन एंड मरीन लाइफ को इससे क्या हार्म है। इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको हमारे आज के एपिसोड में। वेलकम टू स्टडी IQ, आप देख रहे हैं जियो पल्स। मैं हूं आपके साथ शिवानी। फुकुशिमा जापान के ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट पर बसा एक प्रीफेक्चर। इस प्रीफेक्चर के कैपिटल का नाम है फुकुशिमा सिटी। फुकुशिमा प्रीफेक्चर का एक कोस्टल टाउन है ओकुबा और यही है फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट। फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट एक बार फिर से सुर्खियों में लौटा है। फिर से इसलिए क्योंकि पहली बार जब फुकुशिमा खबरों में आया था तो पूरी दुनिया खौफ में आ गई थी। 12 ईयर बिफोर मार्च 2011 बेहद शक्तिशाली अर्थक्वेक और सुनामी की वजह से फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से रेडियो एक्टिव मटेरियल एटमॉस्फेयर में लीक होने लगा था। रेडिएशन फैलने लगा था, जिसके बाद करीब 1.5 लाख लोगों को इवैक्यूएट कर सेफ प्लेस पर ले जाया गया था। 2011 में जो हुआ उस पर आगे डिटेल में बात करेंगे, मगर वापस चलते हैं करंट इशू पर। अब हुआ यह है कि जापान ने फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से ट्रीटेड वेस्ट वाटर रिलीज शुरू कर दिया है, जिस पर शुरू हो गई है कंट्रोवर्सी। जापान के इस फैसले पर नेबर कंट्रीज ने ऑब्जेक्शन किया है। साउथ कोरिया में जहां लोगों ने जापानीज एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट किया, वहीं चाइना ने जापान के साथ सी फूड ट्रेड को सस्पेंड कर दिया। पहले बात साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया की मैक्सिमम अपोजिशन पार्टीज और सिविल ऑर्गेनाइजेशन ने फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से वेस्ट वाटर रिलीज किए जाने के फैसले पर अपोज किया है। पॉलिटिकल पार्टीज और सिविल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। हालांकि कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट यून सुक योल की गवर्नमेंट ने जापान के डिसीजन को सपोर्ट किया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि जापान के प्लान में कोई साइंटिफिक या टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं पाई गई है। साउथ कोरिया के बाद बात चाइना की। 2 ईयर बिफोर जापान ने पैसिफिक ओशन में वेस्ट वाटर छोड़ने का प्लान अनाउंस किया था और तभी से चाइना इसका खुलकर विरोध कर रहा है। चाइना ने इसे एक्सट्रीमली सेल्फिश एंड इररिस्पॉन्सिबल एक्ट बताया है। चाइना ने कहा है कि जापान वाज पासिंग एन ओपन वुंड ऑन टू द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ ह्यूमैनिटी। 24 अगस्त को चाइना ने कहा कि वो जापान से सी फूड इंपोर्ट को बंद कर देगा। चाइनीज कस्टम ऑफिस ने इसके पीछे रीजन बताया कंज्यूमर्स की हेल्थ को। चाइना जापान के सी फूड का सबसे बड़ा बायर है। चाइना के इस डिसीजन का दोनों देशों पर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मेनलैंड चाइना और हांगकांग मिलकर हर साल $1.1 बिलियन का सी फूड इंपोर्ट करते हैं। हालांकि जापान से सी फूड इंपोर्ट सस्पेंड के पीछे वजह हेल्थ कंसर्न से ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड माना जा रहा है, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में चाइना और जापान के रिलेशन में टेंशन लगातार बढ़ी ही है। माना जा रहा है कि अगर दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशन अच्छे होते तो वेस्ट वाटर छोड़ने पर चाइना इतना हंगामा नहीं करता। इतना ही नहीं,
पैसिफिक में छोड़ा जा रहा ट्रीटेड वेस्ट वाटर सेफ है या नहीं, या इसका मरीन लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या सी फूड को किस तरह से ये इफेक्ट करेगा, ये जानने के लिए चाइना ने कोई भी कोशिश नहीं की है। अगर वाकई चाइना का कंसर्न सी फूड की क्वालिटी या कंज्यूमर्स की हेल्थ होता तो वो ऐसा जरूर करता। चाइना के इस डिसीजन को अमेरिका के साथ जापान की नजदीकी के विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस डिसीजन के जरिए चाइना जापान और अमेरिका को यह मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि इस रीजन में उसकी मर्जी के अगेंस्ट जाकर कोई भी फैसला करने का नुकसान उठाना पड़ेगा। चलिए वापस वेस्ट वाटर रिलीज पर लौटते हैं। चाइना के अलावा नॉर्थ कोरिया ने भी फुकुशिमा न्यूक्लियर वेस्ट को पैसिफिक में रिलीज करने पर अपोज किया है और इसे इमीडिएट रोकने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ जापान का कहना है कि जो वेस्ट वाटर ओशन में छोड़ा जा रहा है वो ट्रीटेड है, सिक्योर है और कई साइंटिस्ट इसे एग्री करते हैं। यूनाइटेड नेशंस न्यूक्लियर वॉचडॉग ने भी इस प्लान को अप्रूवल दिया है। भले ही जापान इसे सेफ बता रहा हो, लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि अभी और स्टडी की जरूरत है और फिलहाल पैसिफिक ओशन में वेस्ट वाटर रिलीज को रोक देना चाहिए। क्यों कहा जा रहा है ऐसा, और ये वेस्ट वाटर क्या है, इससे क्या खतरे हैं और इसे क्यों रोकने की मांग हो रही है, ये सब भी समझ लेते हैं। और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा चलना होगा पीछे। 11 मार्च 2011 सुबह सुबह जापान का ईस्टर्न कोस्टल एरिया बुरी तरह से हिल गया था। रिक्टर स्केल पर 9.0 मैग्नीट्यूड की तीव्रता का एक पावरफुल अर्थक्वेक आया और साथ लेकर आया सुनामी, जिसने जापान के ईस्टर्न कोस्ट को झकझोर कर रख दिया। इसे द ग्रेट ईस्ट जापान अर्थक्वेक या फिर 2011 टोहोकू अर्थक्वेक के नाम से भी जाना जाता है। अर्थक्वेक और सुनामी ने होंशु आइलैंड को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। करीब 18,000 लोगों की डेथ हुई। इस अर्थक्वेक का सेंटर कोस्टल सिटी सेंदाई के पास था। फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट से करीब 97 किलोमीटर की दूरी पर यह अर्थक्वेक और सुनामी फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट के लिए डिजास्टर की तरह आया। डिफेंस के लिए बनाई वॉल्स को क्रॉस करते हुए बड़ी बड़ी लहरें प्लांट के अंदर आ गईं। प्लांट में पानी भर गया। इधर न्यूक्लियर प्लांट के सिस्टम्स ने अर्थक्वेक डिटेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली रिएक्टर्स को शट डाउन कर दिया गया। लेकिन शटडाउन के बाद भी रिएक्टर काफी गर्म रहते हैं। इन्हें ठंडा करने के लिए इमरजेंसी डीजल जनरेटर से पंपिंग की जाती है। लेकिन 46 फीट से ऊंची लहरों की वजह से प्लांट में बाढ़ आ गई। इमरजेंसी जनरेटर बंद हो गए, कूलिंग सिस्टम फेल हो गया और 3 रिएक्टर्स काफी गर्म हो गए। इतने गर्म कि ये 3 रिएक्टर्स पिघल गए और कई टन रेडियो एक्टिव मटेरियल बाहर आ गया, जिसकी वजह से रेडिएशन फैलने लगा। प्लांट में कई केमिकल एक्सप्लोजन्स भी हुए, जिन्होंने कई बिल्डिंग्स को बुरी तरह से डैमेज किया। रेडियो एक्टिव मटेरियल एटमॉस्फेयर और पैसिफिक ओशन में लीक होने लगा। इसके बाद लोगों को प्रभावित इलाकों से निकालने के लिए इवैक्यूएशन शुरू किया गया और एक एक्सक्लूजन जोन बनाया गया, ताकि इस रेडिएशन यानी कि इनविजिबल एनिमी से लोगों को बचाया जा सके। एक्सक्लूजन जोन यानी एक ऐसा एरिया जहां कोई आ जा नहीं सकता। इस एक्सक्लूजन जोन का दायरा लगातार बढ़ता ही गया। करीब 1.5 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया, जो कि 10 इयर्स बीत जाने के बाद भी अभी तक वापस नहीं लौट सके हैं। आज भी करीब 30 किलोमीटर का एरिया एक्सक्लूजन जोन में आता है। अभी भी लाखों टन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट इस इलाके में फैला हुआ है। लगातार इनकी सफाई भी चल रही है और ऐसी उम्मीद जताई गई है कि अभी इसे पूरी तरह से साफ करने में 30 से 40 साल तक का वक्त लग सकता है। इस वेस्ट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रीटेड वाटर। 2011 में अर्थक्वेक और सुनामी के बाद से पावर प्लांट कंपनी टेपको न्यूक्लियर रिएक्टर्स के फ्यूल रॉड्स को ठंडा करने के लिए पानी पंप कर रहे हैं और इससे लाखों लीटर वेस्ट वाटर पैदा होता है, जिसे बड़े बड़े टैंक्स में इकट्ठा किया जाता है। अब तक अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन गैलन रेडियो एक्टिव वेस्ट वाटर इकट्ठा किया जा चुका है। अप्रॉक्स 1000 से ज्यादा टैंक पूरी तरह से फिल किए जा चुके हैं। वेस्ट वाटर इकट्ठा करने की कैपेसिटी खत्म हो रही है और जगह की कमी हो रही है। जापान का कहना है कि न्यूक्लियर प्लांट को सेफली डीकमीशन करने के लिए हमें जगह की जरूरत है। अगर टैंक्स में भरे वेस्ट वाटर को निकाल दिया जाए तो जगह खाली हो जाएगी। इसके अलावा एक कंसर्न ये भी है कि अगर फिर से कोई नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक या सुनामी आता है तो ये वाटर टैंक कोलैप्स हो जाएंगे। इसलिए इनका सेफ डिस्पोजल जरूरी है। जापान इसके लिए एक प्लान लेकर आया।
वेस्ट वाटर को ट्रीट करके पैसिफिक ओशन में छोड़ने का। न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए ट्रीटेड वेस्ट वाटर को समुद्र में छोड़ना रूटीन प्रैक्टिस है, लेकिन जापान के डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रहे लोगों का मानना है कि फुकुशिमा का केस थोड़ा अलग है। यहाँ रेडिएशन बहुत ज्यादा है, हालांकि जापान ने इसे सेफ बताया है। न्यूक्लियर प्लांट कंपनी टेप्को यानी टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी होल्डिंग्स का कहना है कि वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम यानी ALPS का इस्तेमाल कर रहा है। ALPS सिस्टम के जरिए ट्रीटियम और कार्बन 14 के अलावा मैक्सिमम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को स्टैंडर्ड सेफ्टी लेवल तक कम कर देता है। ट्रीटियम हाइड्रोजन का और कार्बन 14 कार्बन का रेडियो एक्टिव फॉर्म है। इन्हें वाटर से सेपरेट करना काफी डिफिकल्ट होता है। ये नेचुरल एनवायरनमेंट, वाटर और यहाँ तक कि ह्यूमन बॉडी में भी वाइडली प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों बहुत ही लो लेवल का रेडिएशन पैदा करते हैं, बट अगर ये बड़ी मात्रा में हो तो बेहद खतरनाक हो सकते हैं। टेप्को का कहना है कि सी वाटर यूज करके वेस्ट वाटर को डाइल्यूट किया जाएगा ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ट्रीटियम लेवल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के नीचे रहे। अगर फिल्टरेशन के बाद भी ऐसा नहीं होता है तो प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा। इसके बाद 1 किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड टनल के जरिए इसे समंदर में छोड़ा जाएगा। टेप्को वेरियस स्टेजेस पर फिल्टर वेस्ट वाटर में रेडियो एक्टिविटी टेस्ट करेगा। जिस जगह पर इसे ओशन में छोड़ा जाएगा उस डिस्चार्ज साइट पर भी। टेप्को और जापानीज गवर्नमेंट ने कई स्टडीज के जरिए ये क्लेम किया है कि ओशन में छोड़े गए ट्रीटेड वेस्ट वाटर से ह्यूमन एंड मरीन्स लाइफ को बहुत कम खतरा होगा। इसके अलावा वेस्ट वाटर रिलीज करने का प्रोसेस भी काफी स्लो होगा। धीरे धीरे पानी छोड़ा जाएगा। इसमें करीब 30 ईयर्स तक का वक्त लग सकता है। खुद जापान में भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो इस फैसले को गलत मानता है। एक जापानीज न्यूज़पेपर के जरिए अगस्त में किए गए सर्वे में 53% लोगों ने इस फैसले का सपोर्ट किया, जबकि 41% लोगों ने इसका विरोध किया। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट और NGOs ने जापान गवर्नमेंट के इस डिसीजन का खुलकर अपोज किया है। NGO ग्रीन पीस ने टेप्को के फिल्टर प्रोसेस पर डाउट किया और एक रिपोर्ट भी रिलीज की है। इस रिपोर्ट में ग्रीन पीस ने कहा है कि फिल्टर प्रोसेस रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को हटाने में सफिशिएंट हेल्प नहीं करता। कई साइंटिस्ट का मानना है कि अभी इस पर और ज्यादा स्टडी की जरूरत है कि ट्रीटेड वेस्ट वाटर ओशन बेड और मरीन लाइफ को किस तरह से और कितना इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर इसका इम्पैक्ट नेगेटिव होता है तो हमारे पास इसे हटाने का कोई ऑप्शन नहीं है। आज के जियोपल्स में इतना ही। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।